मैकिंडर का जन्म ब्रिटेन में 1861 में हुआ था और सबसे पहले इनका पूरा नाम हेल्फोर्ड मैकिंडर था। ठीक है, इनका पूरा नाम हेल्फोर्ड मैकिंडर था। मैकिंडर ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसके पहले भी कुछ चीजें भौगोलिक रूप से कुछ घटनाएं घट रही थी और इनके सिद्धांत आने के बाद से भी कुछ चेंजिंग हुई और बाद में भी चल करके फिर से चेंज हुआ, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में फिर से चेंजिंग किया। तो कुल मिला जुला करके ये सिद्धांत आंखें खोल देने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी समझने के लिए भी। वर्तमान की और इतिहास की जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसमें भी ये सिद्धांत काफी कारगर है, कार्य करता है। तो किस तरीके से सिद्धांत में बदलाव लाए हैं या किस तरीके से सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है और आगे भी हो सकता है कि देखने को मिले, वो सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। 1861 में ब्रिटेन में, ठीक है, ये ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे और ब्रिटेन भूगोल का पिता, ठीक है, ब्रिटेन भूगोल का पिता इनको मैकिंडर को कहा जाता है। सबसे पहले 1902 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज। यूजीसी नेट में ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद 1904 में इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया ब्रिटेन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में। ब्रिटेन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, नाम उसका लिख लीजिए, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि इतिहास में वह कौन सा क्षेत्र रहा है, वह कौन सा केंद्र बिंदु रहा है जिन्होंने भौगोलिक रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया है। तो उसकी चर्चा हमें करनी है यहाँ पे। इन्होंने 1904 में अपना शोध प्रस्तुत किया, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, और उसमें इन्होंने एक पिवट एरिया की परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, पिवट एरिया को बताया। मुख्य रूप से पिवट एरिया के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि मैकिंडर, हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर यह मानते थे कि देखिए, जल शक्ति में और स्थल शक्ति में संघर्ष सदियों से होता रहा है। तो यह बात अपने थ्योरी से पहले भी एक कोलंबस एरा की करते हैं, जब कोलंबस निकला था विभिन्न प्रकार की समुद्री खोजों के लिए, स्थल की खोज के लिए। तो उससे पहले की ये बात है कि जब वो लोग समुद्र से चला करते थे तो दूसरे जगहों पर जाते थे, दूसरे स्थल पर जाते थे, दूसरे इलाके में जाते थे और वहां पर कॉलोनियां बसती थी और अपना वो लोग एडजस्टमेंट वगैरह करते थे। लेकिन बाद में चल करके मैकिंडर ने इन चीजों को नकार दिया और जब ये देखा कि समुद्री शक्तियों का प्रभाव अब खत्म हो गया है, समुद्री शक्तियों का प्रभाव खत्म हो गया है और स्थल शक्ति अधिक निर्णायक हो रही है, ये मैकिंडर ने अनुभव किया था। और किस तरीके से निर्णायक हो रही है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी किस तरीके से कार्य कर रही है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इसको ध्यान से आप समझते जाइए। तो मैकिंडर ने जल शक्ति संघर्ष और स्थल शक्ति संघर्ष में जब इसका अवलोकन किया तो उन्होंने स्थल शक्ति को अधिक शक्तिशाली माना, अधिक निर्णायक माना जल शक्ति की अपेक्षा। ठीक है, पहली बात आप इसमें नोट कर सकते हैं कि इस शोध पत्र में जब इन्होंने रिसर्च किया कि भाई वह कौन सा पिवट एरिया है, तो इनको ये पता चला कि स्थल शक्ति, ठीक है, स्थल शक्ति अधिक निर्णायक है, ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली है जल शक्ति की अपेक्षा। तो इन्होंने एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना की जहां पर स्थल शक्ति अधिक ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। लेकिन जब ये अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे थे और अपने रिसर्च को आगे चला रहे थे, ठीक है, तो उस समय फिर क्या हुआ, आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1904 में इन्होंने दिया था, आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और उस विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। ठीक है, उस विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई। अब देखिए हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा विश्व का डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ चीजें किस तरीके से
कार्य करती हैं। ठीक है, कुछ चीजों को समझेंगे कि कैसी चीजें जो है कार्य करती हैं। ठीक है, तो यह एक छोटा सा विश्व का डायग्राम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को छोड़ देते हैं, इतने से हमें मतलब है। तो ये देखिए, ये हो गया ईस्ट वाला इलाका और ये हो गया वेस्ट वाला इलाका। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैकिंडर के हृदय स्थल की। तो इन्होंने पिवट एरिया है ना, ध्रुवीय क्षेत्र बताया या हृदय स्थल बताया किसको, इस वाले इलाके को। ठीक है, ये इलाका जिसमें इधर से पर्वत है, इधर से पर्वत है, इधर से आर्कटिक सागर है। ठीक है, और भी हम इस पूरे इलाके को इसमें शामिल कर लेते हैं, यहां तक ये इलाका है इसमें। ठीक है, ये है ध्रुवीय क्षेत्र। तो आर्कटिक सागर इधर से है, फिर ये इलाका है। और मुख्य रूप से अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो पिवट एरिया में इन्होंने यही मतलब बाल्टिक सागर से पहले के इलाके की बात की थी। ठीक है, बाल्टिक सागर से, यानी कि मुख्य रूप से ये जो मैं घेर रहा हूं, ये इस इलाके की बात की थी इन्होंने। इस इलाके को इन्होंने पिवट एरिया या हृदय स्थल बताया था। ठीक है, यह इलाका ऐसा था जहां पर जो यूरोप के स्टेपी घास के मैदान हैं और यहाँ पर एक बाल्टिक सागर है, सिर्फ उसी से प्रवेश किया जा सकता है। अन्य कोई जलमार्ग ऐसा नहीं है जिससे आप प्रवेश इसमें इस इलाके में कर सकते हैं। ठीक है, इधर से बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे इधर हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलेगा। 3 भागों में बटा था इन्होंने पिवट एरिया को, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने एक विश्वद्वीप की कल्पना की थी। आप नोट कर सकते हैं, इन्होंने विश्वद्वीप की कल्पना की थी और इस विश्वद्वीप में 3 चीजों को इन्होंने शामिल किया था। पहला, पिवट एरिया या हृदय स्थल, पिवट एरिया या हृदय स्थल। ठीक है, दूसरा आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र, अर्ध चंद्राकार क्षेत्र, आप नोट कर लीजिएगा इसको। और बाह्य अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार क्षेत्र। ठीक है, 3 प्रकार के इलाकों की को इन्होंने विश्वद्वीप में शामिल किया था। और विश्वद्वीप क्या है ये समझिए, इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इस पूरे को मिला करके विश्वद्वीप बताया था। ठीक है, कि ये सब के सब क्या है, पूरे विश्वद्वीप हैं। ठीक है, विश्वद्वीप में क्या क्या शामिल था, नोट करिएगा। अमेरिका इससे बाहर था। ठीक है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। हालांकि अफ्रीका का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका का जो इतना ये नीचे वाला दक्षिणी क्षेत्र है और कुछ ये जो इधर क्षेत्र आते हैं, इन क्षेत्रों को इन्होंने इसमें छोड़ा था, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को इन्होंने विश्वद्वीप माना था। 3 क्षेत्र थे, पहला यूरोप, दूसरा एशिया और तीसरा अफ्रीका। इन तीनों महाद्वीपों को, क्षेत्रों को इन्होंने विश्वद्वीप में शामिल किया था। और विश्वद्वीप में एक हृदय स्थल था, हृदय स्थल के बाहर आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था और उसके बाहर बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र था। तो अब हम ये देखेंगे कि उस समय के कौन कौन से इलाके ऐसे थे जिसको इन्होंने हृदय स्थल में शामिल किया था। ठीक है, तो इधर से यूरोल पर्वत है, इधर से हिमालय और हिंदू कुश की श्रेणियां हैं। ठीक है, इधर से बाल्टिक सागर है और इधर से भूमध्य सागर तो है ही, और स्टेपी घास के मैदान है। तो हृदय स्थल में जाने के लिए, हृदय स्थल में जाने के लिए स्टेपी घास के मैदान और बाल्टिक सागर ही मुख्य रूप से रह जाते हैं। ठीक है, अब बात समझना है यहाँ पे, हृदय स्थल के बाहर आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था, यानी कि इसके बाहर बाहर अर्धचंद्राकार क्षेत्र कुछ इस प्रकार के थे, जिसमें भारत का भी क्षेत्र शामिल था, चीन का भी क्षेत्र शामिल था। ठीक है, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान है ना, पूरा ये मिडिल ईस्ट जो है आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में शामिल था। इसके अलावा बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र में ये पूरा इलाका शामिल कर लिया गया था। ठीक है, पूरा इलाका शामिल कर लिया गया था। तो ये था विश्वद्वीप। अब इनका कहना था, क्या कहना था कि देखिए, जो व्यक्ति पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा
वह, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इनका कहना था कि जो व्यक्ति पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर शासन करेगा, और जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह पूरे विश्व द्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वह पूरे दुनिया पर शासन करेगा, पूरे विश्व पर शासन करेगा। अब बात समझिए, इनका कहना था कि जो व्यक्ति पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर यानी कि हार्टलैंड पर शासन करेगा, और जो हार्टलैंड पर शासन करेगा वह विश्वद्वीप पर शासन करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वह पूरे विश्व पर शासन करेगा। हालांकि एक बात मैं यहाँ से बता दूं कि जो हृदय स्थल है ना, हार्टलैंड जो शब्द है वो जेम्स फेयर ग्रीव का दिया हुआ है, जेम्स फेयर ग्रीव महोदय ने दिया था, ठीक है, हार्टलैंड शब्द। लेकिन सिद्धांत किसने दिया है? मैकिंडर ने दिया है, ये चीज आप याद रखिएगा, और ये शब्द भी आप याद रखिएगा, इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं इन चीजों की। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, जब प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, जब वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी की हार हो गई, उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया 1919 में, तथा 1919 में एक दूसरा शोध पत्र प्रस्तुत किया, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी हार चुका था, और इससे एक चीज और आपने याद करिए कि 1970 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, 1917 में, सॉरी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, और उसी के दरमियान जो है कि 1919 में इन्होंने एक दूसरा जो है शोध पत्र प्रस्तुत किया। देखिए बहुत सी किताबों में या बहुत जगह आपको मिलेगा कि हाँ ये इनकी किताब है, लेकिन देखिए भाई बुक अलग होती है और रिसर्च पेपर अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1902 में जो इन्होंने लिखा था ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज, वो बुक थी जिसमें इन्होंने ब्रिटेन के महत्व को और ब्रिटेन के भूगोल को समझाया था, ठीक है। 1904 में जो इन्होंने दिया था जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये इनका शोध पत्र था, और इसमें जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री की बात की थी और ध्रुवीय क्षेत्र को बताया था, ठीक है, पिवट एरिया को यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र को बताया था। ध्रुवीय क्षेत्र को बताया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब देखा कि ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर इन्होंने क्या किया, इसमें संशोधन किया, और संशोधन क्या किया कि एक दूसरा रिसर्च पेपर इन्होंने प्रस्तुत किया, डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, ठीक। तो इस शोध पत्र में इन्होंने पूरी तरीके से हृदय क्षेत्र की बात की, विश्वद्वीप की बात की, हृदय स्थल को अच्छे तरीके से डिफाइन किया, इन्होंने समझाया कि नहीं देखिए इस तरीके से ऐसी चीजें हैं, ठीक है। जहां पर कुछ दिक्कत इन्होंने इसको सॉल्व किया। लेकिन फिर से वापस से वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी की हार फिर से हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में फिर से जर्मनी हार गया। तो इन्होंने दूसरा फिर से मतलब कि उसको चेंज किया, अपने सिद्धांत में इन्होंने संशोधन किया, अपने हृदय स्थल में संशोधन किया, और 1943 में एक दूसरा रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया जिसका नाम था राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, द विनिंग ऑफ द पीस। 1943 में इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब फिर से जर्मनी हार गया, अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता चला गया और समुद्री शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय हो गई, और सक्रिय होने के भी बहुत ज्यादा कारण थे, उसको भी मैं चर्चा करूंगा अभी। तो 1943 में इन्होंने अपने सिद्धांत में अपने संशोधन किया और बताया, और एक क्या लिखा इनका जो रिसर्च पेपर था वो था राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, ठीक है। इसमें इन्होंने मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना की, मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना प्रस्तुत की। मिडलैंड बेसिन में इन्होंने अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूरे अफ्रीका को भी शामिल किया, इधर के क्षेत्रों को भी इन्होंने इसमें शामिल किया, ठीक है। और एक चीज आप और समझिएगा कि डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी में इन्होंने एक चीज और कही कि हृदय स्थल, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि हृदय स्थल पूरी तरह
से सुरक्षित है। पूरी तरह से सुरक्षित। दूसरी बात, कैसे सुरक्षित है भाई? जल शक्ति का या जल शक्तियों का प्रवेश असंभव। क्यों इसको इन्होंने मजबूत बताया? क्योंकि जल शक्ति कोई उसमें जा ही नहीं सकती है। डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी में इन्होंने ये बात बताई कि उसमें कोई जल शक्ति जा ही नहीं सकती है। इसलिए कहा कि देखिए हृदय स्थल पूरी तरीके से सुरक्षित है, और फिर उसकी आगे व्याख्या की कि ये क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जब ये हार गए तो इन्होंने इसको चेंज किया और इन्होंने कुछ चीजें और बताई। जैसे क्या बताया, आप उसको नोट कर सकते हैं। कहा कि दुनिया में कोई भी क्षेत्र जो संसाधन संपन्न हो, संसाधन संपन्न हो, तथा दूसरी बात किसी समुद्री शक्ति के लिए ठीक है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष प्रवेश न हो, प्रत्यक्ष प्रवेश न हो, ठीक है, तो वह हार्टलैंड को नहीं भेज सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा था, अच्छा ये तो इसकी बात थी। ठीक है, ये दो चार पॉइंट हैं, ये इसमें आप नोट कर लीजिएगा। 1943 में इसमें इन्होंने कहा मिडलैंड बेसिन की परिकल्पना की, और एक बात और इन्होंने बताया कि देखिए दुनिया में ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है और कनेक्टिविटी अच्छी हो, वो क्षेत्र भी शक्तिशाली हो सकते हैं। इन्होंने इसमें चेंज किया। क्यों चेंज किया? जब इन्होंने अमेरिका को देखा कि भाई अमेरिका तो इतना दूर है, अमेरिका इतना दूर है, यहाँ से जो है कि ये वार कर रहा है, तो इन्होंने देखा कि जब अमेरिका इतना दूर है तो इन्होंने एक और इसमें संशोधन करके अपने रिसर्च पेपर में है ना रिसर्च किया, और रिसर्च करके ये बताया कि देखिए अगर दूर है या जो भी कुछ भी है, तो कहीं पर वो क्षेत्र जो शक्तिशाली है, संसाधन वहाँ अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं और वह शक्तिशाली हो सकता है, तो वो भी किसी न किसी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बताया, यहाँ देखिए इनके रिसर्च पेपर में ही एक बात इनकी छिपी हुई है, राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। ठीक है, यानी कि जो शांति होगी, ठीक है, शांति हम जीत प्राप्त करके शांति कैसे लाएंगे? तो दुनिया में ऐसे क्षेत्र जो शक्ति संपन्न होंगे, जो शक्ति संपन्न होंगे उनको एक साथ आना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, नाटो का नाम आपने सुना होगा कि नाटो का इमरजेंस हुआ, यानी कि कुछ इधर के क्षेत्र, यूरोप के क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश मिल करके, यूरोप के देश मिल करके नाटो का गठन किए, जिससे इनकी ये बात साबित हुई। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी में इनके अगर हम पिवट एरिया या फिर हम हार्टलैंड की बात करें, हृदय स्थल की बात करें, तो वो भी गलत प्रतीत नहीं होता है। जैसे अगर हम वियतनाम युद्ध की बात करें, वियतनाम युद्ध की बात करें, ठीक है, अगर हम भारत पाकिस्तान युद्ध की ही बात कर लें, भारत पाक युद्ध 1971 की बात कर लें, तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, या फिर हम अफगानिस्तान युद्ध की भी बात कर लें, अफगानिस्तान युद्ध की बात कर लें, तो इन तीन चार जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं, इसको जब देखा जाता है तो ये समझ में आता है कि नहीं भाई, ये चीज तो आज भी लागू होती है, जहां पर वर्तमान में एक देश है जिसका नाम है रूस, रशिया आज भी प्रभावी है। एनेक्सेशन क्रीमिया पर हम लोगों ने रशिया का देखा था, 2014 में रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया और नाटो देश देखते रह गए, नाटो देश देखते रह गए। अब यहाँ से जो हार्टलैंड है, ये आज भी ये है कि हाँ भाई हार्टलैंड में ऐसी शक्ति है। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में रूस के धमकाने से अमेरिका यहाँ युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इस क्षेत्र में हिंद महासागर में भी है, कहाँ, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर युद्ध हो रहा है तो रशिया के प्रभाव से अमेरिका आ रहा था लेकिन वो रुक गया। फिर हम वियतनाम युद्ध की भी बात करते हैं, अफगानिस्तान युद्ध की भी बात करते हैं, तो रशिया का हमको पूरी तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है, और आज भी पूरी दुनिया के देश और पूरी दुनिया में रूस का प्रभाव है। उसकी बातें, उसकी नीतियां लोगों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो हार्टलैंड थियरी है, इसका कॉन्सेप्ट हमें आज भी
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखने को मिलता है कि हाँ ये तो कुछ ना कुछ प्रभावी लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि कब क्या हुआ, कब कौन सा रिसर्च पेपर छपा, कब कौन सी बुक छपी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो तीनों चारों जो नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये मैकिंडर के द्वारा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको जरूर पूछिएगा।